नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूपी पुलिस प्रैक्टिस बैच चला हुआ है और उम्मीद है आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है दोस्तों, अगर आप नए हैं और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल ये है और एक आसान से सवाल से आज क्लास की शुरुआत है। तो सवाल क्या है, 35 का 12% क्या है? तो बहुत आसान है, वैसे आप अच्छे से जानते भी हैं, फिर भी हम इसे सोल्व कर देंगे कि 35 गुणा 12 बटे 100। तो सिंपली कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। ये तो गुणा करके क्या करिए, 100 से भाग दे दीजिए, जीरो होने लगा लीजिए, यहीं पे काट दीजिए। 5 से 7 बार इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 कर दीजिए। चलिए इसको कर देते हैं, 2 से काट देते हैं 10 बार और 2 से 6 बार, और ऐसे करते हैं 6 से 42 और बटे 10 बचा है उसका पॉइंट लगा देते हैं सीधे सीधे, 4.2। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या आ गया है, सी आ गया। उम्मीद है इसमें आपको ज्यादा प्रेशर नहीं है, ही नहीं। अब बढ़ते हैं, चलिए आगे। चलिए आइए इस सवाल करते हैं, बहुत ही बढ़िया सा सवाल आपके सामने है, चलिए ट्राई करते हैं। तो देखिए क्या है, यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई, उस पर 50 रुपए मरम्मत में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य का 20% लाभ पर बेचा गया। अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा गया, जो कि यानी जो अंकित मूल्य है वो जो कि लागत मूल्य का 110% है। तो आवश्यक बिक्री मूल्य बताइए। देखिए इस सवाल कैसे करेंगे, ध्यान से। 300 रुपए में खरीदी गई तो 50 रुपए मरम्मत में खर्च हुए, 50 रुपए मरम्मत में, मतलब कि 350 रुपए लागत होगी। लागत कितनी हो गई, 350 रुपए। 300 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई, 50 रुपए मरम्मत में क्या हो गया, उस पर खर्च की गई। तो लागत 300 रुपए प्लस 50 जोड़कर 350 उम्मीद है, आपको क्लियर है। अब देखिए अंकित मूल्य से 20% के लाभ पर बेचा गया, और जो अंकित मूल्य है जो कि है ना 110% है लागत का, तो लागत कितनी है हमारे पास, 350। तो लागत यानी कि 350 है, कितने परसेंट, 110%। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य। ये क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य, जो कि जो अंकित मूल्य है वो लागत का 110% है। जो भी लागत है उससे 110% ज्यादा उस पर लिखा गया है, और उस अंकित मूल्य से भी 20% लाभ पर बेचा गया है। जो भी अंकित मूल्य यहाँ से हल करके आएगा, अगर मैं इसे हल करूंगा यहाँ पे, है ना, तो ये हल कर ही देते हैं। तो 11 × 55, 11 × 33, 385 रुपये। तो 385 रुपये यहाँ पे क्या है, अंकित मूल्य इस सवाल के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि कितना हो गया इसका, लागत हो गया 350 और उसका 110% आया हमारा 385, और अब इस अंकित मूल्य पर 20 का लाभ है। अगर ये अंकित मूल्य हमारा है ना क्रय मूल्य हो जाए, इस पर हम बेच रहे हो 385 और इस पर हमें लाभ हो 20 का, तो 120 बटे 100 करिए। अब हल करिए, देखिए जीरो गई, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काटिए, 5 सते 35, 5 सते 35, 2 से काट लीजिए, 2 6 5, 6 सते 42 और 6 सते 42 4 46, 462 रुपए में उसे क्या करा जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो 462 यानी 462 रुपए। तो देखिए ये क्या था, खरीदा था 350, क्या था, है ना, उस पर मरम्मत में खर्च हुआ था, तो 350 उसकी हो गई थी लागत, और अंकित मूल्य जो कि लागत में कितना था, 110। तो 350 का 110% जो कि 385 अंकित हुआ, और इस अंकित पर 20 का लाभ, तो 120 बटे 100, तो कितना है, 462 रुपए, जो कि आंसर हुआ सी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए सवाल देखिए क्या है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है। चौड़ाई से कितना है, 3 गुना बताइए। भूखंड का क्षेत्रफल यदि कितना है, 768 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का परिमाप, आयताकार जो क्षेत्रफल है मतलब परिमाप है, तो क्या होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें आयत बना लें इस तरीके से, ये क्या होगी इसकी लंबाई और ये क्या होगी इसकी चौड़ाई। क्या कहा, भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है, तो अगर चौड़ाई को आप x मान लेंगे तो उसकी जो लंबाई है उससे 3 गुना, मतलब कितनी होगी, 3x, इस तरीके से। और भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 768। और देखिए लंबाई कितना है, 3x, और चौड़ाई क्या है, x है, और बराबर कितना, 768, इस तरीके से समझिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से क्या है, 3 गुना। तो चौड़ाई को अगर हमने x मान लिया है तो लंबाई उसकी 3 गुना हो गई है, यानी 3x लिख दिया। तो भूखंड का क्षेत्रफल जो कि दिया है 768, तो बताइए क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना हो गया, 768। तो 3x गुना x 768, तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर बराबर
768 इस तरीके से लेंगे, ये 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे ना 1 हासिल जाएगा तो 3 पंजे 15 और 3 6 18 तो हमारे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 256 तो एक्स का मान कितना आ गया 16 मीटर। अब बताओ कि हमने एक्स किसको माना था, तो एक्स किसको मान लिया था चौड़ाई को, तो 16 होगी और लंबाई उसकी 3 गुना 16 की 48 होगी। एक्स क्या था चौड़ाई मानना था, उसकी 3 गुणे 16 की 48 क्या होगी हमारी लंबाई, और बताना क्या था हमें परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है हमें पता है, तो उसके लिए सूत्र क्या है बताइए, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे मान रखेंगे भाई 2 तो 2 हो गया, लंबाई बताइए कितनी आई थी 48 तो 48 लिखिए यहाँ पे और चौड़ाई कितनी थी 16। अब इन्हें जोड़ दीजिए ब्रैकेट में तो कितना हो गया 64 है ना, 8 अच्छे 14 और 4 लिख 5 लिख 6 2 से गुणा कर दीजिए 2 चौक 8 2 चौक 12 कितना है 128 128 जो कि आपका आंसर है सी। अब चलेंगे अगले सवाल पर, तो आइए इस सवाल को करते हैं। अच्छा इसके ऑप्शन एक बार हम जरूर लिख देंगे, तो इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 112 किलोमीटर और 116 किलोमीटर 120 किलोमीटर और 124 किलोमीटर जो है इसके हमारे ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे कहा है एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग में जैसे दूरी है, तो ये पूरी दूरी है पहला आधा भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति से, और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी बताइए, तो देखिए कितना समय लिया उसने 5 घंटे यहाँ से यहाँ। अब दूरी के लिए सूत्र लगाएंगे तो मैं लिख रहा हूँ, ये मान लेगा पहली चाल, ये मान लेंगे दूसरी चाल, और ये बराबर है, इसमें ध्यान रखिएगा आधा और आधा बराबर होता है, ये लगेगा भी तभी। पहली चाल गुणा दूसरी चाल गुणा समय का योग, देखिए यहां से यहां तक लगाया आपका वह समय का योग, समय जो कि 5 घंटे बताया गया, और बटे में इन चाल का योग। और एक जो सबसे अहम बात रहेगी इसमें, इतना ध्यान रखिए फॉर्मूला से जो दूरी निकलेगी वो आधी ही निकलेगी। जनरली सवाल कब होता है कि 21 किलोमीटर से गया और वापस आ गया, तो उसमें भी दूरी समान होती है, इसमें बेशक आधा भाग और आधा भाग होता है, लेकिन दूरी उसमें क्या होगी ऐसी यहाँ तक आएगी। उसमें क्या होता है आने जाने की टोटल दूरी नहीं पूछते, एक तरफ की पूछते हैं तो सीधे आ जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें डबल करना पड़ेगा बाद में। तो चलिए एक बार पहली चाल के लिए फॉर्मूला मतलब वैल्यू क्या हमारे पास 21 है, और दूसरी चाल के लिए क्या है 24 है, और समय का योग कितना दिया है 5 घंटे दिया है, और चाल का योग अगर हम निकाल लें तो 4 1 5 2 2 4 45 आ जाएगा, 5 9 45 3 से काटते हैं 3 3 9 3 7 21 3 8 24 और 8 7 कितने 56, तो 56 जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई है, यहाँ से यहाँ और 56 यहाँ की होगी है ना। टोटल दूरी के लिए आपको क्या करना है 2 से गुणा कर देना है, 2 बार जोड़ लेना है, तो हम जोड़ देते हैं 6 6 12 5 4 5 10 और 1 11, 112 किलोमीटर जो है यहाँ पे टोटल दूरी है, जो कि हमारे ऑप्शन ए में। उम्मीद है सवाल क्लियर है, पढ़ते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे 1.84 है, 1200 से भाग करना है, बड़ा ही सिंपल सा है लेकिन करेंगे ध्यान से। देखिए 1.8 भाग कितना 1200, इस तरीके से लिख देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ऊपर जो है वो 18/12 और मैंने इसको 1000 अलग से लिख दिया, और अब 18 को 12 से भाग देंगे, साइड में देते हैं, ठीक है 18/12। तो सबसे पहला काम क्या है 6 से भाग देते हैं, है ना 6 के 18 6 दूनी 12 और 3/2 कितना आ जाएगा 1.5, तो इसको मैंने अलग से हल कर दिया है ना। 18/12 कितना है 1.5 और बटे में कितना है 1000। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो, ये पॉइंट पहले से, अब 3 डिजिट इधर जाएगा तो 5 ये 1 है, 1 डिजिट तो ये होगी 1 ये जीरो 1 यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 0.0015 जो कि हमारी डी ऑप्शन है। उम्मीद आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 4% की दर पर
है ना, 2500 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या। इस सवाल में साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर नहीं कहा तो इसे साधारण ब्याज की तरह समझ के हल करने वाले। तो ये जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल, ये क्या है यहाँ पे दर है, और ये क्या हो गया यहाँ पे समय। और हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इन तीनों चीजों की गुणा, मूलधन की, दर की और समय की, बटे में 100 क्या होता है, परसेंटेज की दर का 100 आ जाता है, मतलब इन तीनों की गुणा ही क्या है हमारा साधारण ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है 2500 गुणा दर कितनी है हमारी 4, और समय कितना है हमारा 3 बटे कितना 100। क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ काट देंगे, 25 गुणा 4 400, नहीं 25 गुणा 400, 25 में 100 और गुणा 3 गुणा 100 कितना हो गया 300। 300 रुपये का ब्याज आया, आंसर डी ठीक हुआ। उम्मीद है क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए तो ये दिया हुआ सवाल हमें, और इसमें हमें x का मान यहाँ पे निकालना। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। हम पहले ना अनुपात को ठीक करेंगे, 5 नहीं 10 और यहाँ पे 4 की 12। अब यहाँ पे देखिए इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 3 बटे 2, 2 इधर जाएगा। उम्मीद आपको क्लियर है, 2 बटे 3, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ था 4 बटे 5 और यहाँ था 12 बटे 10। मैंने क्या करा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसे 4 एकम 4, 4 ते 12। अब यहाँ पे 1 बटे 1 और यहाँ पे बचा है 3 बटे 2, मैंने 2 को इधर लिख दिया और इसे इधर, है ना, तो 2 अनुपात 3 लिख दिया मैंने। अनुपात की जगह पे बराबर लिख सकते हो, समानुपाती रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 3 से इसको काट, 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 3 3। अगर इसकी गुणा यहाँ करोगे आप x की, तो x हो जाएगा, और 3 की गुणा 9 में करोगे तो 27। इससे क्या होगा, जो बट्टे का फ्रैक्शन था जो थोड़ा बहुत परेशान करता, वो सीधा हो गया, सिंपल हो गया। और देखिए यहाँ अब हम जानते हैं कि बीच बीच वालों की गुणा, बाहर बाहर वालों की गुणा हम करेंगे। तो 3 की गुणा x में करें तो 3 गुणा x होगा, और यहाँ पे देखिए 2 की गुणा 27 में, तो ये 27 है ना। 3 को बटे में ले लीजिए, x बराबर 2 गुणा 27 बटे 3, 3 9 गुणा 9 दूनी 18, तो x का मान क्या था 18, जो कि हमारा डी ऑप्शन। उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, श्रेणी में, यानी कि इस श्रेणी में जो कि आपको दे दी गई है, इस श्रेणी में लुप्त संख्या x और y, तो यहाँ पे एक संख्या x लुप्त है और एक y ज्ञात कीजिए, और आपको मान किसका बताना है, y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए, जो कि इसके लिए ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो चलिए इस सीरीज को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 10, क्या भी लिखते हैं 10, 30, 20, और यहाँ पे x है, और 50 और 150, और यहाँ पे y। तो देखिए हमें समझ में आ रहा है कि 10 गुना 3 कितने होते हैं 30, 10 गुना 3 कितने होंगे 30। और अगर यहाँ पे हम 10 घटा दें, है ना, 30 में से 10 गया के 20, तो अगर हम यहाँ पे देखिए मैं 3 से गुणा 10 से माइनस, तो फिर से हम 3 से गुणा करते हैं, तो 20 में से गुणा 3 में करेंगे तो 20 की 7, और फिर देखिए 3 से गुणा 10 से माइनस 3 की गुणा, फिर क्या होना चाहिए 10 के माइनस। देखिए 60 में 10 घटी कितना आता है 50, तो यहाँ पे देखिए फिर से क्या हुआ है ना, गुणा हो गया 3 की, तो 50 गुणा 3 150, और उसके बाद क्या होना चाहिए माइनस के 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 140। अगर हम देखें तो ये गाढ़ा मान किसका था x, ये तो x हो गया, और ये क्या हो गया भाई y हो गया। तो हमारे पास में बात किसका बताना है y माइनस x का। तो अगर हम देख लें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमें 140 मिल रही है भाई यहाँ पे, और x की वैल्यू कितनी है 60 है। 140 में से अगर हम 60 घटा दें तो कितना आ रहा है हमारा 80, जो कि हमारी बी ऑप्शन है। तो उम्मीद आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए क्या है, 11 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों का योग और 13 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के योग का गुणनफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम 4 अंकीय संख्या जानते हैं, सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या वो क्या हो जाएगी 1000। और बात हुई किससे विभाजित 11 से, तो हम क्या करेंगे 11 से भाग देंगे, जैसे 11 को नहीं मिला यहाँ पे कितना बचेगा 10। अगर हम यहाँ पे योग लगाए तो हमारे किसका काम करेगा शेषफल का, यानी कि अगर हम यहाँ से 10 घटाते हैं तो ये 11 से पूर्ण से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हम अगर घटाएंगे तो 1000 से छोटी संख्या जो आएगी वो 3 अंकों की होगी, ना कि 4 अंकों की। इसलिए अगर हम 4 अंकों की संख्या चाहिए जो 11 से घटे, तो हम क्या करेंगे 11 और 10 का अंतर कर लेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे, जो कि कितना होगा 1, और इस 1 को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 11 से घटने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए हमने यहाँ पे जो शेषफल का इसका अंतर आया है उसे जोड़ दिया। तो 1
1001 पहली ऐसी संख्या होगी जो किससे कट जाएगी? 11 से कट जाएगी। अब देख सकते हैं 11 99 11 का 11, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से भक्त होगी वो ये होगी। और हमें क्या कही थी? 11 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंक की संख्या जो कि 1001 है। संख्या के अंकों का योग निकाल लेते हैं इस बार से अंकों का। तो देखिए 1 + 0 + 0 + 1, इसके अंकों का योग 1 0 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और आगे बढ़िए 13 द्वारा विभाजित 4 अंकों की संख्या, तो 4 अंकों की संख्या वापस से 1000, 13 से भाग देंगे इसको तो 13 × 4, यहाँ पे देखिए कितना घटेगा? 9, ये 0, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 चला। और यहाँ पे कितना बचने वाला है? देखिए 2 और 1 12, और फिर से वही कि अगर ये घटाया तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी, इसलिए इनका अंतर कर लेंगे जो कि कितना आया फिलहाल 1, और यहाँ पे भाग देंगे मतलब उसे हम लिख देंगे। 1000 में हम 1 जोड़ देंगे जो कि इनका अंतर आया है, और ये भी 1001 ऐसी संख्या है जो किससे विभाजित होगी? 13 से विभाजित होगी। तो 13 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंक की संख्या भी कितनी आई है? 1001 के संख्या के अंकों का योग, इसके भी अंकों का अगर योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 1 और 1 2 आ जाएगा, और इनका गुणनफल हमें बताना है, इन दोनों का। इनके अंकों का योग आया 2, इसका भी कितना है? 2, इनका गुणनफल बताइए। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अब तो हमारा आंसर क्या है? 4। फिर से अगर एक बार हम समझे तो क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, हमने 11 से भाग दी तो शेष 10 था। अगर हम हटा देते हैं तो 990 जो 11 से कट जरूर जाती है, लेकिन वो 3 अंकों की होती है। इसलिए तब जब भी ऐसा करना है तो हम क्या कर लेंगे? इनका अंतर कर लेंगे। यहाँ पे 11 से 10 के 1, इस 1 को हमने इसमें जोड़ दिया 1001, इसके अंकों का योग कितना है? 2। फिर हमने 1001 लिया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उससे भी भाग दिया 12 आया, और 13 और 12 का अंतर करा तो 1 आया, और 1 को इसमें भी जोड़ दिया तो वो भी 1001। इसके अंकों का योग भी 2, और यही वही संख्या है तो वहां पे भी 2, और 2 × 2 का गुणनफल जो कहा है। तो एक बार थ्योरी को यानी कि सवाल को अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर इस परिक्रिया को अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। फिलहाल इस सवाल का आंसर सी है, और चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए सवाल में एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। तो एक आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना बताया गया है? 6:5। जैसे कि हम जानते हैं आयत किस तरीके से आप ले लेंगे, इसमें लंबाई की अगर बात करें तो क्या लेंगे? 5x, और चौड़ाई क्या मानने वाले हैं? लंबाई क्या मानेंगे? 6x, और चौड़ाई क्या मानेंगे? 5x, अनुपात के हिसाब से ये 6 और ये 5। इसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ और हमें आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो चलिए जैसे कि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 6x × 5x बराबर किसके? 6750। अब बताइए हम क्या करेंगे? हमने इसे कैंसिल करेंगे, भाग देंगे। तो क्या पहले 5 से कटे? गुणा करने के बाद चलो गुणा करेंगे। 56 × 30 x² बराबर 6750 इस तरीके से। तो 0 काटिए, चलिए अब 3 से काटें। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 15। तो x² का जो मान आया है वो 225 आ गया, और ये किसका वर्ग है बताइए? 225 है, वर्ग किसका? 15। x का जो मान आया है वो कितना आ गया? 15। अब बताइए लंबाई क्या थी? 6x, 6 × 15 कर देंगे, 15 ठीक है ना, और b क्या था? 5x, तो 15 × 5 कर देंगे, 15 5 25। लेकिन ये आंसर थोड़ी ना है, सवाल क्या है? चौड़ाई का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो अगर बात करें हम चौड़ाई और क्षेत्रफल के अनुपात की तो देखिए ध्यान से, चौड़ाई क्या है? 75 आई है, 75 लिख लीजिए, और क्षेत्रफल तो पहले से पता है 6750। अब देखिए हमें थोड़ा थोड़ा करके काट देंगे, जैसे हम 15 से काटते हैं। 15 से 5, 15 5 75, 15 चौके 60, 15 5 75, 5 एकम 5, 5 9 45। तो 1:90 जो है वो चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। तो आंसर कौन सा होगा? डी। उम्मीद आपको क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए x ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें आंशिक रूप से मतलब कुछ दूरी पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब गति कह दिया यहाँ पे, और आंशिक रूप से यानी कुछ दूरी साइकिल द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। x द्वारा जो पैदल तय की दूरी है उसका मान आपको बताना।
देखिए पहले एक बार लिख लीजिए अच्छे से कि पैदल की जो चाल है वो क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और किसकी, साइकिल की जो चाल है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से लिखिए। यहाँ पे समय दिया है 8 घंटे, 8 घंटे। और जो दूरी दी है टोटल वो है 75 किलोमीटर। अगर रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो ये मेथड देखिए जो आप इसमें लगाएंगे, ये किसी न किसी सवाल में आपने पहले देखा। इन्होंने पूछा पैदल की दूरी बताइए, हम पहले समय निकाल लेंगे पैदल का। उसके लिए क्या करेंगे, अगर पैदल का पूछा तो मान के चलेंगे पूरी की पूरी दूरी किसके द्वारा तय की गई है, साइन के द्वारा। तो साइन की चाल कितनी है 12, और टोटल समय जो है वो कितना है 8 घंटे। तो देखिए 12 8 96, यहाँ पे जो दूरी बैठी है वो 96, और जब यहाँ दूरी कितनी है 75। आप इनका अंतर करेंगे कुल दूरी का कुल दूरी से। आपने क्या यहाँ पे कुछ दूरी पैदल से चली है कुछ साइकिल से, और अगर पैदल का समय हमें पहले हम समय निकाल लेंगे। समय के लिए हम क्या करेंगे कि हमने मान ली कि पूरी दूरी 12 के 12 घंटे, 12 किलोमीटर 8 के 8 घंटे 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चली गई। तो अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में चलेंगे तो 12 8 के 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन वास्तविक दूरी जो यहाँ पे दी हुई है वो दूरी कितनी है 75। हमने घटाई 6 से 5 गए 1 और यहाँ पे 2। अब ये 21 किलोमीटर दूरी जो एक्स्ट्रा है क्यों है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा चाल सोच ली है। देखिए इनका अंतर कितना है 1 किलोमीटर का 7 का, और टोटल कितना बैठ रहा है 21 का। तो 7 3 21, इसका मतलब 3 घंटे किससे चला गया है, साइकिल द्वारा। जिसका पूछा है उससे दूसरे गए थे ना, तो पैदल के लिए वो साइकिल पे गए थे। तो 3 घंटे आए किसके हैं, पैदल के हैं। इनके 3 घंटा किससे चला गया, पैदल चला गया। अब पूछा क्या है दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। तो पैदल की चाल है वो कितनी है 5, और जो उसका समय है वो कितना है 3 घंटे। तो 5 के 15 किलोमीटर जो है पैदल की दूरी तय की। तो आंसर क्या होगा 3। दोबारा सुन लीजिए, पैदल पूछा तो समय निकालने के लिए आप साइकिल मान के चलेंगे कि सभी पूरी की पूरी दूरी साइकिल से तय करनी है। तो 12 की स्पीड 8 घंटे, तो 12 के 96 दूरी बैठी, वास्तविक दूरी 75, अंतर किया दूरी का 21, और चाल के अंतर 7 से भाग दिया तो इसका समय आ गया 3 घंटे। अब 3 की और 5 की गुणा करके इसकी दूरी आई 15 किलोमीटर, जो कि आपका आंसर डी है। अब चलते हैं अगले सवाल। तो आइए देखिए इस सवाल को देखते हैं। 3 साझेदार एबीसी द्वारा 4:5:6 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है। यदि लाभ सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ क्या है। देखिए हमें बताना क्या है, तो समझ लेंगे कि कुल लाभ बताना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी देखिए क्या है 4:5:6। इस तरीके से क्या कहा, सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक, तो सी यहाँ ए है। तो सी का हिस्सा जो हमें बैठा है कितना बैठा है यहाँ पे 6, और ए का क्या बैठा है 4। तो तुलना में कितना अधिक है 2 अधिक है, और बताया कितना अधिक है 200 रुपये अधिक बताया। तो सी और 6 मतलब सी का हिस्सा 6 और ए का कितना अनुपात 4, घटा ले तो 2 अनुपात बैठे हैं, इसे 200 के बराबर बता रहे हैं। तो एक बराबर किसके होगा 100। और कुल लाभ के लिए, कुल लाभ के आपको जोड़ना चाहिए है ना, जोड़ लीजिए 6 4 10 5 15, जो योग है वो कितना है 15। 15 का मान क्या होगा, अगर एक का मान 100 है तो 15 का मान क्या होगा 1500। यहाँ पे 15 का जो मान है वो कितना आ गया 1500, जो कि हमारा आंसर ए। अब चलते हैं अगले सवाल। आइए इस सवाल को देखिए। सवाल है एक व्यक्ति ए एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि उसी कार्य को बी कितने में 60 मिनट में पूरा कर सकता है। उन्हें एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बहुत आसान सा सवाल है, तो आपको पता ही है, फिर करते हैं। ए कितने मिनट में करता है 48 मिनट इस तरीके से, और बी का समय कितना दिया हुआ है 60। हम क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे ना, तो चलिए यहाँ लिखते हैं आराम से 48 और 60। ये 12 से कट जाना है, सीधे काट देता हूँ। 12 से 48, 12 बजे 60, और एक 4 आएगा और एक 5। अब गुणा कर लीजिए 4 गुणे 20 की 12 में गुणा करिए 240 है। तो चलिए बताइए 48 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार 240, और 6 24 से कितनी बार कटा 4 बार। अब दोनों के लिए पूछा है तो हमने जोड़ेंगे बस 5 और 4 को 9 आ जाएगा, 9 से भाग दे देंगे 240। तो ध्यान से करेंगे थोड़ा, पहले 3 से काटते हैं, 3 3 3 8 24। अब देखिए अब अगर आप भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेंगे तो 3 6 18, इतने मिनट हुए। मैं पूरा भाग इधर लिख देता हूँ एक बार,
80/3 ऐसे करते हैं ऐसे। तो 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 6 18, और यहाँ पे 2 बचे होंगे। तो ये मैंने 26 लिखा है, ये लिखा है 26 मिनट। अब आप सोच रहे हैं 2/3 भी तो लिखना है, तो लिख दीजिए और इस मिनट को बदल दीजिए किसमें, सेकंड में। तो 30 से गुणा कीजिए ताकि सेकंड आ जाए। तो देखिए 3 से 2 बार काटो, 20 के साथ है ना। तो 26 मिनट और कितना, 20 दूनी 40 सेकंड। इस तरीके से आप सवाल को कर लेंगे, थोड़ा सा बाद में बदलने को ध्यान से रख देंगे तो हो जाएगा। तो 26 मिनट 40 सेकंड, और वैसे भी 26 पहले एक ही ऑप्शन में, 26 आने के बाद में आपसे आपका ऑप्शन लग ही जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या, निश्चित मूलधन पर 10% की ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये क्या है कम। तो देखिए ये तो आपको क्या दे दी गई, दर। दर कितनी दी दी है, 10%। समय क्या बताया गया है, 2 वर्ष। और जो लास्ट में कहा है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, अंतर है। क्या होगा, अंतर, जो कि कितना होगा, 1 रुपया। और आपको मूलधन बताना है। तो देखिए आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट एक फॉर्मूला, एक सूत्र है ना। तो वो क्या है, जब आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष का अंतर दिया हो, जब CISI का कितने का अंतर दिया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष के अंतर की आप बात करें, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अलग रहेगा, ध्यान रखिए। तो ये 2 वर्ष के लिए लगेगा अंतर बराबर मूलधन गुणा दर का वर्ग बटे 100 की पावर 2। इस तरीके से अब ये दर बटे 100 की होल पावर एक साथ भी 100 लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा बटे में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान रखिए अंतर कितना, 1 रुपये, यहाँ पे 1 रुपये। मूलधन आपको बताना है, मूलधन को P वगैरह लिख लेते हैं, है ना। दर कितनी है हमारी, 10 है। तो हम क्या करेंगे, 10 का वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 बटे, देखिए 100 गुणा 100 2 बार लिख लीजिए, वर्ग है ना यहाँ पे। तो 100 से ना 100 को काट दीजिए, 100 की गुणा 1 होगी, तो P का जो मान है कितना हो जाएगा, 100। बस ये फॉर्मूले में याद रखिए और सीधा वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें, आपका मूलधन आ गया जो क्या है 100। और चलते हैं अगले सवाल। तो आइए सवाल करते हैं। सवाल क्या है, 12% की छूट के बाद 1 किलो ना 132 रुपए में बेचा गया है, तो अंकित मूल्य बताइए। तो देखिए बस पहाड़ी बनाएंगे, बेचा गया कितने में, 132, तो विक्रय मूल्य हम यहाँ लिखते हैं और छूट का लिखते हैं यहाँ पे। और देखिए फिर से हम एक बात कह रहे हैं आपको, अगर आपको ये लेसन है जिनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपने नहीं पढ़े थे तो प्लेलिस्ट में जाएगा, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो आपको RS अग्रवाल का मिलेगा, है ना। अब उसमें आपको लगेगा बहुत सारी वीडियो है, तो क्या करें, तो करना क्या है, देखिए अगर आप पूरी नहीं देख पाते, आपके पास समय कम है, तो आपको करना ये है कि सभी लेसन जो भी आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, जिनके क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं, पुलिस में आने की पूरी संभावना है, ऐसे लेसन है जिनमें आपको प्रॉब्लम जाती है, उनकी आप बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, जिसमें हम उनकी ट्रिक्स के बारे में, उनमें लगने वाले फॉर्मूलों के बारे में, है ना, उनके मेथड्स, उनके एग्जाम्पल, 1 या 2 वीडियो हुई, है ना, जिनमें कि उस लेसन की बेसिक डिटेल आपको पता लग जाएगा। ऐसी कुछ वीडियो आपको देख लेनी है जिससे कि आपको ना बेसिक आइडिया लेसन के बारे में हो जाए। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बस आप इतना ही पर्याप्त रहेगा। तो देखिए 12% की छूट के बाद 1 किलो ना 132 रुपए में क्या करा गया, बेचा गया, तो यहाँ लिख दिया 12% की छूट। तो अंकित मूल्य क्या होगा, यहाँ पर अंकित मूल्य हमें बताना है। तो ये क्या है, 132, आप 132 कैसे लिख देंगे, अभी पहाड़ी क्यों बनाई जाती है, ये आपको बता रहे कि नीचे जाना है। तो नीचे जाने से मतलब क्या है, बट्टे की लाइन के नीचे ही घटेगा, 100 से नीचे घटेगा, तो 88 यहाँ पर है और ऊपर क्या आ जाएगा 100। आपने देखिए इसे काट दिया, जैसे 11 8 88, और 11 से काट दे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 से काट दे तो 4 दूनी 8, 4 के 12, और 2 से काट दे तो 50, 50 के और 3 की गुणा करेंगे तो कितना है 150, अंकित मूल्य कितना था 150, जो कि हमारा आंसर क्या है, सी। तो उम्मीद है आपको ये क्लास से पसंद जरूर आ रही है, पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, ठीक है। और बने रहिए लगातार अपने एग्जाम तक, जिससे कि है ना आपको पूरा फायदा मिल सके आपके एग्जाम में, है ना, इन क्लासों का, प्रीवियस क्वेश्चंस का। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में जरूर आ रही है। आज इतना रखते हैं, जय हिंद, जय भारत।